भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में अब बिहार का मंगल ही मंगल होने वाला है, ऐसे मेरे मित्र श्रीमान मंगल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुशील मोदी जी, श्री नंद किशोर जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस गांधी मैदान में उपस्थित इस महारैली में पधारे हुए लाखों लाखों मेरे भाइयों और बहनों, ये महारैली नहीं है, ये तो भारत की महाशक्ति का अनुष्ठान है मित्रों, अनुष्ठान है। बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने देश में कोनो परिवर्तन बिहार की माटी के बिना संभव नहीं थे। भारत के जे स्वर्णिम इतिहास बा, वो पूरा के पूरा बिहार के इतिहास बा। चाहे वो नंद वंश के काल होखे या मौर्य वंश के काल होखे, चाहे गुप्त वंश के काल होखे, बिहार ई भूमि हुई जहां सूर्य देव के हर रूप में पूजा हो गई। सूर्योदय के पूजा हो गई, आज सूर्यास्त के पूजा हो गई। बिहार के लोग अवसरवादी न होए, कुछ अपवाद छोड़ के मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हो। बिहार के समस्या के जड़ छई सीमांचल के समस्या, पूरा मिथिलांचल बाढ़ से त्रस्त रही छई। भारत नेपाल से मिल एकता कोसी के पेन रोक के व्यवस्था बजाए तब बिहार खुशहाल बजतई। आज तक क्यों ही समस्या पर ध्यान न दे पाई छुए। भाइयों बहनों,
अगर रामायण काल को याद करें तो माता सीता की याद आती है। अगर महाभारत काल को याद करें तो कर्ण की याद आती है। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो आज भी वैशाली का गणतंत्र पूरे विश्व में सिरमौर है। अगर हम साम्राज्य की बात करें, सम्राट की बात करें, तो आज भी सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं हो आता है। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। और आधुनिक काल में चले जाएं, हिंदुस्तान की आजादी के दो पड़ाव, भारत की आजादी के दो पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। एक महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह और दूसरा गुजरात में गांधी का दांडी यात्रा का कालखंड। हिंदुस्तान की आजादी के ये दो महत्वपूर्ण पड़ाव है भाइयों। भाइयों बहनों, आज आप बिहार में हुंकार रैली कर रहे हैं। हुंकार रैली, ये हुंकार किसका है? यह हुंकार किसका है? यह हुंकार किसका है? यह हुंकार हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों का हुंकार है जो बिहार से उठा है। भाइयों बहनों, ये सीता माता की धरती है। और जब मैं सीता माता का स्मरण करता हूं, जब मैं सीता माता का स्मरण करता हूं, जब सीता माता का अपहरण हुआ तो सारे वानर सीता माता को खोजने के लिए निकले। सारे वानर सीता माता को खोजने के लिए चले, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं सूझता था। कैसे जाए, कहां पहुंचे, सीता माता को कैसे खोजें? तब सभी वानर उधेड़बुन में थे। और जब सभी वानर उधेड़बुन में थे तो उस समय जांबुवंत की नजर हनुमान जी पर पड़ी। और उस समय हनुमान जी ने जांबुवंत को जो कहा था, भाइयों बहनों, हनुमान जी ने जांबुवंत को उसकी याद दिलाई थी, उसकी शक्ति का स्मरण करवाया था, उसके पूर्वजों का पराक्रम याद कराया था। और जांबुवंत जी ने हनुमान जी से कहा था, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाया, का चुप साधी रहो बलवाना। का चुप साधी रहो बलवाना। भाइयों बहनों, ये हुंकार रैली पूरे देश को कह रही है, का चुप साधी रहो बलवाना। मेरे देशवासियों, मेरे साथ बोलोगे? मेरे साथ बोलोगे? मैं बोलूंगा तो आपको कहना है, हुंकार भरो, हुंकार भरो। बोलोगे? मैं बोल रहा हूं, का चुप साधी रहो बलवाना।
का चुप रहो साधी बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। भाइयों बहनों, देश हुंकार करना चाहता है और देश को प्रेरणा देने का काम बिहार की धरती से हो रहा है। भाइयों बहनों, यह बिहार की विशेषता है। हिंदुस्तान को जब जब जिन जिन बातों की जरूरत पड़ी, बिहार ने उसे पूरा किया है। जब वक्त था देश को भगवान बुद्ध की जरूरत थी, बिहार ने भगवान बुद्ध दिए। जब देश को जरूरत थी भगवान महावीर की, बिहार ने भगवान महावीर दिए। और जब देश को जरूरत थी, तब यही पटना की धरती है जिसने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये धरती है ये। और जब देश भ्रष्टाचार में डूब रहा था, लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर था, तब यही बिहार है जिसने जयप्रकाश नारायण को देश को दिया था। भाइयों बहनों, मैं उन भाग्यशाली लोगों में नहीं हूं जिसे जयप्रकाश नारायण की उंगली पकड़ के चलने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिसे जयप्रकाश नारायण के चरणों में बैठ करके लोकतंत्र के शुचिता के पाठ पढ़ने का सौभाग्य मिला था। भाइयों बहनों, यहां पर हमारे मित्र मुख्यमंत्री है। मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। अरे राम मनोहर लोहिया जी, जो जीवन भर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे थे, जीवन भर जूझते रहे थे, और जो अपने आप को लोहिया के चेले समझते हैं, उन्होंने लोहिया की पीठ में खंजर भोंका है और कांग्रेस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। मित्रों, उनके चेले चपाटे उनको माफ करे या न करे, लेकिन लोहिया जी की आत्मा, जयप्रकाश जी की आत्मा उनके इन कारनामों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, 2006-07 की घटना है। ये आपके मुख्यमंत्री हमारे मित्र गुजरात आए थे। कथा सुननी है? वो गुजरात आए थे, एक शादी में आए थे। हम भी उस शादी में शरीक हुए थे। हम एक टेबल पर खाना खा रहे थे। शाम का समय था। ये हमारे मित्र, हमारे मेहमान थे। हमने उनको इतना जम करके खिलाया, इतना जम करके खिलाया। ढोकले खिलाए, खमन खिलाया, गुजराती दाल चखाई, गुजरात की कड़ी चखाई,
हर प्रकार की मिठाई खिलाई, उनका पेट भी भर गया, मन भी भर गया। इतना आगता स्वागता की इतना गौरव हुआ था, क्योंकि मेहमान नवाजी करना ये मेरे देश की संस्कृति है, मेरे देश की परंपरा है। हमने भली भांति उसको निभाया था। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन के चरित्र होते हैं, सार्वजनिक जीवन के उसूल होते हैं। आपने देखा होगा हमारे लालू जी मुझे गाली देने में कभी मौका नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा कहते थे मैं कभी मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, ऐसा कहते थे। लेकिन 3 महीने पहले लालू जी को अकस्मात हुआ। हमारे राजीव प्रताप रूडी जी ने मुझे बताया कि लालू जी को अकस्मात हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसी समय लालू जी को फोन किया, उनके खबर हाल पूछा, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, और मैंने मीडिया को नहीं बताया। मैंने कहा चलो भाई व्यक्तिगत बात है, क्या बताना है, शायद लालू जी को अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन मैं हैरान था, लालू जी ने मीडिया को बुलाया, बुला करके कहा कि देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री, मैं इतनी गालियां देता हूं फिर भी मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी खबर पूछता है। तो मैंने कहा लालू जी से, लालू जी यदुवंश के राजा श्री कृष्ण भगवान हमारी गुजरात की द्वारिका नागरे में आकर के बसे थे। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो गुजरात द्वारिका की धरती है, हमें आपके प्रति प्रेम जगना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, और मैं यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। श्री कृष्ण भगवान जिस काम को करके गए हैं उसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ाना है, और उस काम को करने का संकल्प लेकर के हमें जाना है। भाइयों बहनों, कभी कभी साल में 2 बार हमारे यहां मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुआ करती है। प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग को बुलाते हैं, और प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं तो दोपहर को लंच भी प्रधानमंत्री की तरफ से होता है, और प्रधानमंत्री के टेबल पर 5-6 मुख्यमंत्रियों को खाने के लिए बैठना होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, 1 साल पहले की बात है, प्रधानमंत्री की टेबल पर हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया, मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाइयों बहनों, बिहार की जनता ये न भूले, भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को समझे मित्रों। जिस समय बिहार में पहली बार
जंगल राज से मुक्ति का अवसर आया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेडीयू से डबल थे। स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता था, लेकिन भाजपा के लिए दल से बड़ा देश होता है और इसलिए अधिक विधायक बीजेपी के होने के बावजूद भी सुशील मोदी जी का मुख्यमंत्री बनना हर प्रकार से वाजिब होने के बावजूद भी जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिले, इसलिए मेरी पार्टी ने हमारे अधिकार को बलि चढ़ा दिया, उस हमारे मित्र को मुख्यमंत्री बनाया और वो संप्रदाय बिन सांप्रदायिक के झगड़े के सिरमौर बनके और दोस्त जुटा पाएंगे ऐसा भरोसा था, नहीं ला पाए। हफ्ते भर में सरकार चली गई। मित्रों, हमारी कोशिश थी कि बिहार को जंगल राज से मुक्त करें और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अधिकार होने के बावजूद भी हमने उनका नेतृत्व स्वीकारा, उनको हमने माना। भाइयों बहनों, उसके बाद जब मैं कहता हूं किसी भी हालत में बिहार को जंगल राज से बचाना था, उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी और मैं आज की देश के अर्थशास्त्रियों को आह्वान करता हूं, पॉलिटिकल पंडितों को आह्वान करता हूं, जितनी देर जेडीयू और भाजपा की संयुक्त सरकार चली, अगर किसी ने अच्छे से अच्छे काम किए हैं तो भाजपा के मंत्रियों ने किए थे। विकास की यात्रा को किसी ने आगे बढ़ाया तो भाजपा के मंत्रियों ने बढ़ाया था और बिहार के सुधार की जो खबरें आने लगी थी, वो खबरें भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बिहार का भला करने का संकल्प था, उसी के कारण हुआ था। उसके बावजूद भी एक बार सवाल आया, दो चुनाव हुए, पार्टी के सामने विषय था गुजरात से नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में लाया जाए या न लाया जाए। मीडिया ने भी बड़ा विषय उछाल दिया था। हमारे बिहार के हर नेता, उनका मुझ पर इतना प्यार था, वो मुझे बुलाने के लिए आतुर थे। हर दबाव के बीच भी वो मुझे बिहार लाने के लिए आग्रह कर रहे थे। कभी सुशील सवाल आया, दो चुनाव हुए, पार्टी के सामने विषय था गुजरात से नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में लाया जाए या न लाया जाए। मीडिया ने भी बड़ा विषय उछाल दिया था। हमारे बिहार के हर नेता, उनका मुझ पर इतना प्यार था, वो मुझे बुलाने के लिए आतुर थे। हर दबाव के बीच भी वो मुझे बिहार लाने के लिए आग्रह कर रहे थे। कभी सुशील जी का फोन, कभी नंदकिशोर जी का फोन, कभी कैलाशपति मिश्रा जी का संदेश, कभी गिरिराज जी का उत्साह, कभी अश्विनी जी का हुक्म, ये आते रहते थे और उधर से गठबंधन पर खतरे की खबरें दी जाती थी। और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। मैंने सुशील जी को कहा था, नंदकिशोर जी को कहा था, मोदी को बुलाने का आग्रह मत कीजिए, मुझे ले जाने का आग्रह मत कीजिए। हमारा मकसद है बिहार में किसी भी हालत में जंगल राज घुसना नहीं चाहिए। दोबारा बिहार में जंगल राज घुसना ना चाहिए। अरे मोदी अपमानित होता है तो होने दो, नरेंद्र मोदी बिहार के बाहर रह जाए तो रहने दो, बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए।
हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है। और इसलिए मेरे पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की इच्छा के बावजूद भी एक मकसद था कि बिहार में जंगल राज ना आए, इसलिए हमने अपमान सहन करना पसंद किया। बिहार ना आए तो चलेगा, लेकिन जंगल राज नहीं आना चाहिए, इस पर हम अड़े रहे। लेकिन भाइयों बहनों, उनका इरादा नेक नहीं था। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? भाइयों बहनों, गांधी ने कहा था चंपारण में, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की बात कही, अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी चंपारण में। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से बुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से बुगल बजना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार करे। भाइयों बहनों, मित्रों, मैं कल रात को टीवी देख रहा था। हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही है, बेचैन है, और वो कह रहे हैं मोदी शहजादा क्यों कह रहे हैं? उनको इतराज है हमारे देश में हमें ये शहजादे कहने की नौबत क्यों आई। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है, तो इस देश को भी इस वंशवाद से बुरा लगता है। कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। वंशवाद की राजनीति को छोड़े, हम शहजादा कहना छोड़ देंगे। भाइयों बहनों, जयप्रकाश नारायण जी लोकतंत्र के लिए जिए, लोकतंत्र के लिए जूझते रहे और लोकतंत्र के लिए जेल में जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गए थे। लोकतंत्र के 4 दुश्मन होते हैं भाइयों, लोकतंत्र के 4 दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुश्मन है परिवारवाद, वंशवाद, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोकतंत्र का दूसरा दुश्मन है जातिवाद का जहर। लोकतंत्र का दुश्मन तीसरा है संप्रदायवाद का जुनून, और लोकतंत्र का चौथा दुश्मन है अवसरवाद, मौका परस्ती। देश का दुर्भाग्य है
देश का दुर्भाग्य है भाइयों कि आज देश का दुर्भाग्य है मित्रों, बिहार की राजनीति में ये चारों चीजें उभर करके आई हैं। यूपीए के राजनीति में भी ये चारों चीजें उभर करके आई हैं। बिजली वाले उधर देख लेना भैया। भाइयों बहनों, बिहार में ये चारों चीजें उभर करके आई हैं। भाइयों बहनों, भारत सरकार, यूपीए की सरकार, अब 10 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई हटाएंगे, कहा था। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। जरा जोर से जवाब दो। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की और 10 साल हो गए दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, क्या उनको अब घर भेजने की नौबत आई है कि नहीं आई है? उनको विदा करोगे? मैं आज सार्वजनिक रूप से यूपीए की सरकार को आह्वान करता हूं। 2004 में आपने सरकार बनाई, 2009 में आपने सरकार बनाई और मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत आपने देश की भलाई के लिए कुछ बातें कही थी। भाइयों बहनों, पहले 100 दिन में काम करने के लिए जो कहे थे उन्होंने, उसमें से 80% काम उन्होंने नहीं किया। 80%। ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए, ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए। ये कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त करने के बाद तुरंत कहा था कि वे गंगा की सफाई करेंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा गंगा का पट देख लीजिए, गंगा का पूरा पट देख लीजिए। एक प्रकार से बीमारियों का घर बना के रख दिया है। क्या भाइयों बहनों, हमारी प्राण प्रिय गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं थी? कांग्रेस ने वादा पूरा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जिन्होंने वादा पूरा नहीं किया, मेरे नौजवान दोस्तों, ये कांग्रेस ने कहा था कि वो सत्ता में आएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने वादा किया था। जरा बिहार के नौजवान जोरों से बोलिए, कांग्रेस ने रोजगार देने का वादा किया था। आपको रोजगार मिला? आपको नौकरी मिली? भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मित्रों, आज गरीबी देश की बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के मार के कारण गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। बच्चे रात रात रोते हैं, मां आंसू पी करके सुलाती है। भाइयों, ये पाप किसका है? क्या गरीब को 2 टाइम खाना मिलना नहीं चाहिए? क्या गरीब की थाली में रोटी नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा किसान आज महंगाई के मार से वो भी मर रहा है। जिस प्रकार से खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, और ये सरकार देखिए, किसान को खाद मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके बरौनी में खाद का जो कारखाना लगा है उस पर ताले लगे हुए हैं। देश को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली की सरकार को न किसान की परवाह है, न गरीब की परवाह है। भाइयों बहनों,
हिंदुस्तान में गरीबों की भलाई के लिए, हिंदुस्तान में गरीबों की भलाई के लिए एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता है। हर सरकार उस 20 सूत्री कार्यक्रमों का लागू करता है और भारत सरकार हर 6 महीने उसका मॉनिटरिंग करती है, लेखा जोखा लेती है और उसका रिपोर्ट प्रकट करती है। मित्रों, 20 सूत्री कार्यक्रम जो गरीबों की भलाई के लिए हैं, उसको लागू करने वाले पहले 5 राज्य जो हैं वो भाजपा के राज्य हैं, भाजपा शासित सरकारें हैं। लेकिन बिहार का नंबर, ये हमारे मित्र गरीबों की बातें करते हैं, 20वें नंबर पे खड़ा है, 20वें नंबर पे खड़ा है। ये गरीबों के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, वो प्लानिंग कमीशन कहता है अगर आपके घर में दिन भर की आय 26 रुपया है तो आप गरीब नहीं हैं। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? अरे 26 रुपये में परिवार को पीने के लिए चाय नहीं मिलती, चाय नहीं मिलती। उनका एक नेता तो कह रहा है 12 रुपये में खाना मिल जाता है। मिलता है भैया? ये मजाक है कि नहीं है? इनको गरीबी क्या है पता नहीं है, इनको भूख क्या होती है पता नहीं है। मित्रों, इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं है। मित्रों, हम गरीबी में पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हमने गरीबी को जिया है। मित्रों, बिहार ने ढेर सारे रेल मंत्री दिए। भाइयों बहनों, मैं रेल मंत्री तो सोच भी नहीं सकता हूं, मैं तो रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचता यहां आया हूं। और रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। हमें पता होता है कितनी मुसीबतें होती है। टीटी को कैसे संभालना पड़ता था, गार्ड को कैसे संभालना पड़ता था, ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, बचपन में सब भुगता है भैया। ये लोग ये गरीबी की बातें कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश में संप्रदायवाद को भड़काने का पाप इन राजनेताओं ने किया है। उनमें कभी जातिवाद भड़काओ, कभी प्रांतवाद भड़काओ, कभी संप्रदायवाद भड़काओ, यही उनके कारनामे रहे हैं। मित्रों, यही धरती है जिस धरती पर चाणक्य पैदा हुए थे और वो कालखंड हिंदुस्तान का स्वर्णिम कालखंड था। हिंदुस्तान का स्वर्णिम कालखंड था। कारण क्या था? चाणक्य का मंत्र था, सबको जोड़ो, छोटे छोटे राजे रजवाड़ों को जोड़ो, भारत को एक बनाओ। और वही कालखंड था जब हिंदुस्तान का मानचित्र सबसे फैला हुआ था। लेकिन जब से कांग्रेस आई, उसने विभाजन का नारा उठाया, संप्रदाय के नाम पर बार-बार तोड़ा। दूसरे आए, जातिवाद का जहर फैलाया। तीसरे आए, उसने जाति के भीतर भी जातियां पैदा करने का प्रयास किया। बिहार में फिर से एक बार अगर सवर्ण युग लाना है, अगर बिहार को फिर से चाणक्य की उस महान विरासत को हासिल करना है, तो हमें जोड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी। तोड़ने की राजनीति से देश नहीं चलेगा। हमें जाति जाति को जोड़ना है, भाई भाई को जोड़ना है, हर संप्रदाय को जोड़ना है, और तब जाकर के
मेरा बिहार आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, बिहार की यह धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, और जब बिहार से लोहा लेने की बार आई तो क्या हाल हुआ मित्रों? दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, नक्शा जिसका अक्साई आलम में पहुंचा कि ये 500 पार सातों समंदर, न अमन में ठिठका न कुलजाम में झिझका, वो डूबा दहाबे में गंगा के आकर। दीने इलाही का बेबाक बेड़ा नक्शाई आलम में पहुंचा कि ये 500 पार सातों समंदर, न अमन में ठिठका न कुलजाम में झिझका, वो डूबा दहाबे में गंगा के आकर। ये ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। जिस भूमि में ऐसे वीर पैदा हुए, जिस भूमि वीरों का गौरव करती है, जिस भूमि के सैलानियों ने सिकंदर के इतिहास पर कालिमा लगा दी थी, उसी भूमि पर, हिंदुस्तान की सीमा पर मेरे बिहार के जवान भारत मां की रक्षा कर रहे थे। पाकिस्तानियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बहुत दूर की बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। पाकिस्तान में मेरे बिहार के जवान जो सेना में थे, उनको मार गिराया, वे शहीद हुए। हिंदुस्तान का हर बच्चा शहीदों के लिए गौरवगान करता है, शहीदों से प्रेरणा लेता है। लेकिन यहां एक ऐसी सरकार बैठी है जिसका मंत्री कहता है कि सेना में तो मरने के लिए जाना होता है। डूब मरो, डूब मरो, मेरी सेना का अपमान करने वाले डूब मरो। अरे दुश्मन जो मेरे सेना के जवानों को मारते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी। और आप ये कह रहे हो कि वो सेना में मरने के लिए जाते हैं। बिहार के मेरे भाइयों, ये अपमान सहन करोगे? ये अपमान सहन करोगे? ये अपमान सहन करोगे? भाइयों बहनों, इनको हमेशा हमेशा के लिए ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ, वो आने वाले कभी भी मेरे देश के सेना का अपमान न करे, हमारे सुरक्षा बलों का अपमान न करे, हमारे जवानों की शहादत पर इस प्रकार का कीचड़ न उछाले। भाइयों बहनों, देश आज परिवर्तन चाहता है। चारों तरफ से हम पर कीचड़ उछाला जा रहा है, कोई बाकी नहीं, गली मोहल्ले से कीचड़ उछलता चला जा रहा है। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना गया है। लेकिन इन कीचड़ उछालने वालों को कह रहा हूं, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे, ये कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आने वाले दिनों में मेरे भाइयों बहनों, हमने एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चलना है। तब भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब एक नए संकल्प के साथ, लोग कहते हैं आज यहां पर ऐतिहासिक रैली हुई है, मैं कहता हूं
ये सिर्फ ऐतिहासिक रैली नहीं है, ये नए इतिहास की नींव रखने वाली घटना है। ये नया इतिहास निर्माण करने वाली घटना है। और उसी घटना को लेकर के भाइयों बहनों, हम जब आगे बढ़ रहे हैं तब एक नए विश्वास के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ आने वाले दिनों में भारत के भाग्य को बदलने के लिए हम आगे बढ़े। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, बिहार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के सामने 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है। यह पैकेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार की मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, आप लिख के रखिए, अगर दिल्ली दे या न दे, 200 दिन का सवाल है। अब 200 दिन का सवाल है। जो प्यार बिहार ने मुझे दिया है, जो पलक पावड़े बिछा करके स्वागत किया है, मित्रों, मेरे जीवन में शायद हिंदुस्तान के किसी राजनेता के भाग्य में ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। भाइयों बहनों, मैं आपके प्यार को ब्याज समेत चुकता करूंगा, ब्याज समेत चुकता करूंगा। और हमारा मंत्र है विकास, हमारा मंत्र है विकास। सारी समस्याओं का समाधान है विकास। जो लोग मुसलमान की बातें करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, 2 उदाहरण देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे मुसलमान भाई हज यात्रा के लिए जाते हैं, हज यात्रा के लिए जाते हैं। हर एक राज्य को हज यात्रा के लिए भारत सरकार ने कोटा तय किया है। गुजरात के मुसलमानों के लिए कोटा तय है 4,800 का। बिहार के मुसलमानों के लिए हज यात्रा का कोटा है 7,000 और ऊपर थोड़ा बहुत। बिहार में ये जो बिन सांप्रदायिक नाते कर रहे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों का क्या हाल किया है। बिहार के अंदर कोटा है 7,000 7,500 का, लेकिन जाने वालों की एप्लीकेशन आती है सिर्फ 6,000। पूरी सीटें भी नहीं भरती। क्यों? क्योंकि बिहार के गरीब मुसलमान के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा हज करने जाएगा कैसे। और गुजरात में हज यात्रा के लिए मुसलमान का कोटा सिर्फ 4,500 है, लेकिन अर्जी कितनी आती है? एप्लीकेशन आती है 40,000 की एप्लीकेशन आती है, 40,000। ये क्यों आती है? क्योंकि वहां का मुसलमान सुखी है। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में 2 जिले, कच्छ जिला और भरूच जिला। कच्छ जिला और भरूच जिला जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। कच्छ जिला और भरूच जिला जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा अगर कोई जिले की प्रगति हो रही है तो वो कच्छ जिले की और भरूच जिले की हो रही है, जहां मेरे मुसलमान भाई ज्यादा है। भाइयों बहनों, ये लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, मैं मेरे गरीब मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं गरीब हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। मेरा गरीब हिंदू भाई बताएं, मेरा गरीब हिंदू भाई मुझे बताएं, क्या आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? मैं गरीब मुसलमान को पूछता हूं, आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मेरे मुसलमान भाई को पूछता हूं, आपको गरीबी के खिलाफ लड़ना है कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है? भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें।
हम गरीबी का खात्मा बुलाए। भाइयों बहनों, देश को उल्टी दिशा में ले गए ये लोग, देश को तबाह कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करने आया हूं और मैं आपको कहने आया हूं, हमारी सरकार का धर्म एक ही है, हमारी सरकार का एक ही मजहब है और हमारी सरकार का मजहब है इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, भारत सबसे आगे। भाइयों बहनों, सरकार का एक ही मजहब है इंडिया फर्स्ट, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान, सरकार की एक ही भक्ति है भारत भक्ति, सरकार की एक ही शक्ति है 1.25 करोड़ नागरिकों की शक्ति, सरकार की एक ही कार्यशैली है सबका साथ सबका विकास। इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आवाज दो। पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरी एक छोटी प्रार्थना है, मेरी छोटी, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान, सरकार की एक ही भक्ति है भारत भक्ति, सरकार की एक ही शक्ति है 1.25 करोड़ नागरिकों की शक्ति, सरकार की एक ही कार्यशैली है सबका साथ सबका विकास। इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आवाज दो। पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरी एक छोटी प्रार्थना है, मेरी छोटी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। शांति से जाओगे, शांति से जाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जाते समय संभालना पड़ेगा। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। किसी भी हालत में शांति पे चोट नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में बिहार की शान को चोट नहीं आनी चाहिए, हिंदुस्तान में कहीं पर भी शांति पर चोट नहीं आनी चाहिए। ये संकल्प लेकर के चले। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, दोनों हाथ ऊपर करके। वंदे 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 वंदे। मैं आप सबको नमन करता हूं भैया, मैं आप सबको नमन करता हूं। आज आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। भारत माता की।